नमस्ते। आज अपने किसान की बात का दूसरा अंक लेके आपके साथ हाजिर हूँ और हम सब लोगों का एक प्रयास ये है कि जो किसान पिछले कई सौ साल, हम तो कहेंगे कई सौ साल से, उसके बाद आज़ादी के बाद से, उसके बाद जब ये सरकार कुछ ने किसान को लेके कुछ-कुछ कानून बदले तब से, और 26 नवंबर से तो वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है बॉर्डर पे। वो चाहे दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, सब जगह किसान दिखाई दे रहा है और किसान अब विमर्श में आ गया है, चर्चा में आ गया है। उसके बीच में चूँकि बंगाल का इलेक्शन था और भाजपा उसको बहुत जोर-शोर से लड़ रही थी, तो उसने किसान के विमर्श को पीछे ढकेला। अच्छा, हम सब लोगों की भी आदत ये है कि शायद चाट-पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर कोई सादा खाना कहे तो उसको नहीं है। हालाँकि अपना शरीर बिना खाने के ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल बातें हैं, उसमें सबका आनंद बहुत आता है। तो वो पीछे हो गया था। कोशिश फिर से है कि हम लोग इस चर्चा को फिर मेन स्ट्रीम में लाएँ, लोगों तक इसकी बात पहुँचाएँ। सबसे पहली बात, मैं पुरुषोत्तम जी आपके ही पास आ रहा हूँ क्योंकि आपका सबसे लंबा अनुभव रहा है। पुरुषोत्तम जी मेरे साथ हैं और मैं पिछली बार भी थे, ऑल इंडिया किसान महासभा के सचिव, और इस आंदोलन से मतलब उसकी पहले दिन से पहले उससे ईंट से ईंट रखने वाले, ब्रिक टू ब्रिक बनाने वाले आंदोलन के उन बहुत से जो शिल्पी हैं, उनमें से एक आप भी। सबसे पहली बात पुरुषोत्तम जी, ये जो महँगाई इस बेतहाशा बढ़ रही है और ख़ास करके खाने की चीज़ों की, तो इसको मैं किसान, क्योंकि किसान आंदोलन की तो बात होगी ही, लेकिन ये किसान के लिए अब 2-200 रुपए किलो तेल हो रहा है, प्याज के दाम बढ़ने पे सरकारें चली जाती थीं, आज तो कहीं कुछ नहीं है, सब लोग ये क्या महँगाई प्रूफ हो गए हैं हम लोग? इधर अभी हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर है। और खाद्य पदार्थों में तो अभी जो सरसों का तेल है उसने तो लगभग आग सी लगा दिया। एक तरफ पेट्रोल और एक तरफ जो है खाद्य तेल है। तो बहुत सारा भ्रम लोगों को होता है और सरकार भी इस भ्रम को फैलाने में तत्पर रहती है कि देखिए महंगा है तो क्यों नहीं, ये तो किसान को इसका बड़ा फायदा हो रहा है, एमएसपी से ज्यादा में बिक रहा है सरसों। और दूसरा अभी जो कृषि मंत्री जी का बयान इस पर आया था, वो कह रहे थे कि भाई शुद्ध तेल अब हम दे रहे हैं, क्योंकि पहले मिलावट वाला होता था और अब हमने मिलावट बंद करा दिया, अब हम शुद्ध तेल लोगों को दे रहे हैं। तो ये तो बड़े माहिर हैं शुद्ध देने में, क्योंकि जब से ये आए हैं तब से शुद्ध हिंदू भी यही दे रहे हैं देश को। आज तक इस देश में शुद्ध हिंदू भी नहीं थे, आज तक इस देश में असली राष्ट्रवादी भी नहीं थे। जब से ये आए हैं तब से ये भी शुद्ध राष्ट्रवादी भी यही उत्पाद दे रहे हैं। तो ये माहिर हैं इन कामों में, और ये इनका जो शुद्धतावाद है ये बड़ा इस देश के लिए नुकसान वाला है। हम ये जानते हैं कि अभी एमएसपी सरसों की जो है 4650 रुपए है सरकार द्वारा तय, और इस बार जरूर 5000 से लेकर के 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों किसानों का बिका। लेकिन जब तेल महंगा हुआ है तो उस समय तक किसानों का मैक्सिमम जो है सरसों बिक चुका था, और बहुत कम छोटे से हिस्सा किसानों का ऐसा है जो थोड़ा धनी किसान हैं, जिनके पास अपनी फसल को स्टोर रखने का भी जो है साधन होता है, और जो थोड़ा ज्यादा फसल भी करते हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसे चंद लोगों को इसका फायदा मिला है, जो 6000 से 6500 रुपए क्विंटल तक उनका सरसों बिका है। लेकिन बाकी इस देश के जो है करीब 98% किसानों का जो सरसों था वो 5000 से 5200 रुपए में लुट गया था, बिक गया था। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 4400 रुपया जो है इसी सरसों का समर्थन मूल्य था, और पिछले साल 2700 रुपया प्रति क्विंटल में जो है पूरे देश के किसानों का सरसों लूट गया था। 2700-2800 रुपए से ज्यादा जो है किसी किसान को पिछले साल सरसों का नहीं मिला। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जिस तरीके से इन्होंने पूरा सरसों सस्ते में लूट करके स्टॉक कर लिया, और उसके बाद इस साल भी थोड़ा सा जो है जब कीमतें बढ़ी हुई थी तेल की, तो थोड़ा सा शुरू में उनको एमएसपी से ज्यादा मिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस देश के अंदर इससे फायदा किसको हुआ? किसान को तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि किसान का पिछले साल तो 27 में लूट गया, इस बार 52 मिला। तो ऐसे भी अगर आप देखेंगे
तो वो तो एवरेज जो है वो घाटे में ही है, दोनों साल की फसलों को मिला करके बड़े पैमाने पर घाटे में है। वो करीब 1/3 से ज्यादा जो है उसको समर्थन मूल्य से कम रेट उसको मिला है। लेकिन फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ उन बड़ी कंपनियों को, जैसे अडानी आज जो है खाद्य तेल और खास करके सरसों के तेल के उत्पाद कोई मार्केट पर जो है जिनका बड़ा कब्जा है, तो इस तरीके के लोगों की एक मोनोपोली उसमें आ गई है, तो मुनाफा इनको हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जिस चावल को बासमती चावल को हमारा आम उपभोक्ता खरीदता है 80 रुपए से लेकर के 100 सवा 100 रुपए किलो के भाव से, वो बासमती पिछले सीजन में हमारी 1400 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से लूट ली गई। क्योंकि एमएसपी जो इन्होंने तय की है, एमएसपी तो सामान्य धान की तय की है, बासमती की कोई एमएसपी भी अभी खरीद होती ही नहीं है, और सामान्य धान की भी खरीद एमएसपी पे बहुत कम होती है। पूरे देश में किसानों का जो बासमती है, सामान्य धान 1000 से 1200 रुपए में लुट गया, और जिसको जो है लोग 40 रुपए से जो है 60 रुपए किलो खरीदते हैं, और जो लोग 80 रुपए से 125 रुपए किलो के बीज खरीदते हैं वो जो है 1400 रुपए क्विंटल के भाव से किसानों का लूट गया। तो ये जो बीच का मार्जिन है, देखिए ये सब वही सटोरिये, वही जो कालाबाजारी और वही जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां स्टॉक करती हैं और फिर उसके बाद अपने बड़े बाजार में बेचती हैं, वो इसकी लूट का जो है जरिया बनती हैं, और वो इधर किसान को भी लूट रही है और उधर उपभोक्ता को भी लूट रही है और खुद मालामाल हो रहे। जी, मैं मनोज जी को भी मैं उसमें विमर्श में ले लूं। मनोज जी वैसे तो पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से ज्यादा ये सामाजिक सरोकार के काम में बहुत ठीक से लगे रहते हैं, एक्टिविस्ट हैं, और किसानों की बात पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके खूब बात करते हैं। मनोज जी एक चीज बताइए, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, आप भी हैं वहीं से, जैसा जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जो इस समय सिटिंग विधायक हैं, वो चूंकि किसान की बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका अपने गांव में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में घुसना मुश्किल हो रहा है। अब वैसे तो किसान नेता, आप हमारे पुरुषोत्तम जी हैं ही, आप सब लोग कहते हैं नहीं नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बहुत जागरूक हो गया किसान, लेकिन अभी भी वो मुद्दा इलेक्शन का बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मुझे नहीं लग रहा है अभी तक वो उस तरह से कहीं मुद्दा बन पा रहा है। मनोज जी। जी जी, नहीं, निश्चित रूप से बनेगा। ये जरूर था कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन की जितनी ताप देखने को मिली थी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, लेकिन यहाँ भी एकदम से खामोशी रही, ये कहना ठीक नहीं होगा। और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो यहाँ पर जगह जगह जितनी किसान, एक तो किसान संगठन यहाँ कम है, और जो है भी वो उनकी ताकत और ऑर्गेनाइजेशन क्षमता थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि और दूसरे जगहों पर है। लेकिन जितना भी ताकत है, मैं देखता रहा कि अपने स्तर पर वो लोग धरना प्रदर्शन और ये सब करते रहे। खासकर कुशीनगर में गन्ना किसानों को मुद्दे के लेकर कई संगठनों ने धरना दिया, और जो भी राष्ट्रीय आह्वान होता था उस पर भी वो लोग कोशिश करते थे। भले थोड़ी संख्या कम रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया तो आप ये भी देखा गया कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन बड़े सभाएं हुई थी किसानों की। एक भारतीय किसान यूनियन ने बाराबंकी और बस्ती जिले के मुंडेरवा में की, और फिर पुरुषोत्तम शर्मा जी भी बलिया में आए थे, सिकंदरपुर में, जो कि भारतीय किसान महासभा ने किया था। तो वहाँ मैं दोनों जगह गया था, मुंडेरवा में और सिकंदरपुर में। तो वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में किसान आए थे, और छोटे छोटे जत्थों में बड़ी संख्या में लोग आते रहे मुंडेरवा में भी। और यहाँ तक कि मुंडेरवा में तो पुलिस लगाकर रोकने की भी कोशिश हुई, इसके बावजूद रोक नहीं पाए और वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। तो वो उस दोनों सभाओं ने, ये तुरंत अभी कोरोना की दूसरी लहर के तुरंत पहले की बात है जब ये दोनों तीनों सभाएं हुई थी, तो उससे ये लगा कि, और लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन अब और गति पकड़ेगा। तभी ये कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो वो सारी गतिविधियां निश्चित रूप से ठप पड़ गई। लेकिन यहाँ भी जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो हैं, आप भी जानते होंगे कि इस इलाके में गन्ने की फसल एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में है, और किसानों की स्थिति हाल के 4-5 वर्षों में बहुत ही खराब हुई है। इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो किसानों को, गन्ना किसानों का समय से भुगतान करेगी, लेकिन आज की तारीख में भी वो, जबकि वो सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी 3.5 वर्ष से करीब, अब तो 5 वर्ष में होने जा रहे हैं,
लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाई। अभी भी 10,000 बकाया है गन्ना किसानों का। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्रक्षेत्र के गन्ना किसानों का 175 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। आप महाराजगंज की जो चीनी मिल है उसको तो और पिछले सत्रों का भी बकाया है, और वो इस सत्र का उसने एक पैसे का भुगतान नहीं किया है। कप्तानगंज की चीनी मिल है, जो देवरिया की प्रतापपुर की चीनी मिल है, ये सब निजी मिल है, चीनी मिलें हैं। और ये चीनी मिलों और गन्ना किसानों की अगर बात करें तो आप कॉन्ट्रैक्ट खेती का क्या हश्र होता है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि गन्ना खेती की एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही है, क्योंकि किसान विवश होता है कि उसी चीनी मिल को जो है वो दिया जा सकता है। ये सरकारों ने एक साजिश के तहत जितनी सरकारी चीनी मिलें थी वो बंद कर दी। आज कुशीनगर में 10 में से 5 चीनी मिलें बंद है, सब सरकारी बंद है। अब एक तरह से सिर्फ प्राइवेट चीनी मिलें चल रही हैं, केवल मुंडेरवा और प्राइस को छोड़ के, और वो समय से गन्ने का भुगतान नहीं करती हैं। और जब चीनी का दाम बढ़ जाता है तो उसका भी, अब 3 साल से सरकार ने गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ाया, 325 रुपया ही है, जबकि गन्ने की लागत काफी बढ़ गई है। और भुगतान समय से नहीं करती हैं। और पिछले साल से गन्ना किसानों को, और ये पिछले केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरा है। आप जानते हैं कि 90% जो गन्ना किसान है वो एक खास अर्ली वैरायटी जो है गन्ने की, वो CO 238 बोते हैं, जो काफी अच्छी पैदावार देती रही है। लेकिन इस वैरायटी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो लो लैंड है वहां पर ये सफल नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए लो लैंड में भी किसानों को इसी को वैरायटी को बोने के लिए प्रेरित किया। आज 1 साल से इस वैरायटी में ये ललका कैंसर जिसको कहते हैं वो बड़े पैमाने पे है। और पिछले साल केवल कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में 10,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल खराब हो गई, और इन किसानों को 1 रुपये का मुआवजा प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। और जो फसल बीमा योजना है उसमें भी गन्ने की फसल नहीं आती है, तो वो उसका भी उसको फायदा नहीं हुआ। ये अलग मुद्दा है कि फसल बीमा योजना क्या क्या हालत है। वो तो एक, वो अपने में एक डिबेट है, क्योंकि जी वो जी। कितना घोटाला, कितना बड़ा घोटाला है, हम तो हाँ। कहेंगे उसको, क्योंकि जी जी। अधिकार क्या। जी तो जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरे कहने का निचोड़ ये है कि गन्ना किसानों की जो स्थिति है, और यहाँ भी खासकर आप देखेंगे कि जो आटे की जो बड़े बड़े अडानी की तो अपने आटे की जो है बाजार है ही, लेकिन ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों से गेहूं खरीद कर आटा मार्केट में बेचती है। यहाँ गेहूं का जब सरकार जो MSP घोषित करती है उसके बहुत पहले ही ये सब जाके किसानों से खरीद लेते हैं बहुत कम दाम पर, MSP से बहुत कम दाम पर। तो और वो, और फिर जब आता है तो मनमाने दाम में उसको बेचते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में तो किसानों को MSP दिलाने की ही लड़ाई है। और मंडी सिस्टम यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि वो पंजाब जैसा नहीं है, हरियाणा जैसा नहीं है। तो वो यूपी के किसानों को तो MSP कभी मिली ही नहीं, अपने इतिहास में कभी उनको मिला ही नहीं, न सरकारें उतनी खरीद कर पाए। तो यहाँ भी ज्वलंत मुद्दा सब किसानों के सामने है, उसको झेल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश भी जिसको चुप नहीं रहेगा और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करेगा। और मनोज जी, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उसी गोरखपुर से अपने मुख्यमंत्री आते हैं, और जी। जिस मठ से वो आते हैं उस मठ की भी बड़ी जमीन है जहाँ खेती होती है। हाँ तो हाँ। वहां की ये नहीं है कि वहां की समस्याओं से वो वाकिफ ना हो। मैं ये समझ सकता था कि भाई मान लीजिए कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल टाउन से आ रहा है, लखनऊ का कोई MLA है, उसको क्या पता कहाँ से क्या होता है। वो भी उन समस्याओं को जानते हैं, और बहुत अफसोस कभी कभी होता है कि वहां के होने के बाद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की किसी समस्या को एड्रेस नहीं किया गया है। मैं आतमजीत जी आपके पास आऊंगा, और मैं आतमजीत जी से इसलिए एक दो चीजें समझना चाहूंगा। इनको आंकड़े का बहुत ज्ञान है और ये समझते हैं, ये बहुत, जब इनसे बात करिए तो बहुत पॉइंटेडली आंकड़ों के साथ बात करते हैं। आतमजीत जी, मैं कभी कभी आपको लगेगा क्योंकि मैं सिलसिलेवार नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स पे आ रहा हूं, फिर मैं फिर वापस किसी चीज पे आ जा रहा हूं। एक तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये भी समझा दीजिए कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अडानी जी भी एक बहुत बड़े प्लेयर ऑलरेडी हैं। लोगों को लगता है कि किसान बिल आएगा तो होंगे, और ऑलरेडी हैं। वो चाहे तेल हो, चाहे वो दलहन हो, वो चाहे आटा। तो इसके बारे में थोड़ा, अडानी जी कितने बड़े व्यापारी हो गए हैं, और ये जो दाम फ्लक्चुएट होता है ये सरकार की मिलीभगत से कैसे होता है, उसको भी जरा समझा दीजिए। जी नमस्कार आनंद वर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे समय देने के लिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं कहीं रास्ते में हूं इसलिए घर पे बैठ के मैं प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाया। पर मैं आपको दो चार बातें क्रोनोलॉजी समझाता हूं, MSP की क्रोनोलॉजी क्या है
और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। जो एमएसपी है वो एक लागत मूल्य के ऊपर सरकार ने रेट निर्धारित किया था किसानों को, उनकी लागत का मूल्य का ऊपर उनकी मेहनताना, उनकी जमीन का और उनको प्रॉफिट मिले। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत C2 + 50% का प्रावधान किया गया, जो कांग्रेस की सरकार और यूपीए की सरकार नहीं लागू कर पाई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कैंपेन चला 2014 में, तो उस कैंपेन में उन्होंने बहुत रख के बात की कि मैं इलेक्ट होते ही स्वामीनाथन कमीशन के अकॉर्डिंग C2 + FL के ऊपर ये रख दूंगा, C2 + 50% प्रॉफिट के ऊपर, और किसानों ने उनको भरपूर वोट दिए। जब सरकार जो है वो आ गई प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़े फैनफेयर से, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया कि हम तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बेसिस पे C2 + 50% दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्ट जो है इम्पोर्ट करना सस्ता रहता है, और जो है ये दाम जो लागत मूल्य का 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए एडिशनल है, ना हमारे पास राजस्व है, ना हम इसको दे सकते हैं क्योंकि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। ये देख इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी हलफनामा दाखिल कर दिया। तो अब आप समझिए कि इन्होंने पीछे कुछ रेट बढ़ाए धान के, दलहन के, तिलहन के, और उन्होंने ये कह दिया कि 50% प्रॉफिट होगा उससे किसानों को। अब आप एक बात बताइए कि WPI और जो हम जिसको कहते हैं क्या नाम है, प्राइस इंडेक्स, CPI और WPI, उसमें 7% का इन्फ्लेशन का इजाफा हुआ पिछले 1 साल में। मैं तो और पीछे की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। अगर WPI CPI इंडेक्स जिसको कहते हैं महंगाई का मूल्य अगर 7% बढ़ा है, और अगर आप इन धान का और दलहन और तिलहन का प्राइस का जो रिवीजन हुआ है ये मिनिमम 1.1% है जो कि मेज और कॉर्न के केस में है, और 6.6% है जो व्हीट और धान के केस में है। अगर उसको भी आप काउंट कर लें तो एवरेज जो इन्होंने प्राइस इंक्रीज दिया है वो 3.3% से 4% दिया है। मैं 4% भी पकड़ लेता हूं। अगर मैं 4% भी इंक्रीमेंट पकड़ता हूं एमएसपी पे, तब भी 3.5% का नुकसान है किसान को, क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर अगर 7% का आप करें WPI और CPI का, परचेज पावर पैरिटी का, तो किसानों को 4% का नुकसान है। उसके बाद इन्होंने DAP का रेट बढ़ा के 2000 रुपए किया और सब्सिडी देके उसको 1200 किया। उस पे क्या होगा, अब जो आप समझ सकते हैं कि जो चीज पहले 2400 की मिल रही थी और उसका समर्थन मूल्य अगर 1200 रुपए कर दिया गया, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसको देने में भी लोग जो है उसमें पैसा कमाएंगे, बीच में उसमें जो है आपका वो बढ़ेगा, क्या नाम है, कालाबाजारी बढ़ेगी। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर लेके इनके जो हम दो हमारे दो का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि इंडिया ने इंपोर्ट जो है मूंग, उड़द और अरहर की शुरू कर दी थी 2014-15, जिसपे वीट पे तो उन्होंने बीच में 2-3 साल ड्यूटी ही खत्म कर दी थी 2016-17 में। 0% ड्यूटी पे वीट इंपोर्ट हो रही थी, जबकि हिंदुस्तान की प्रोडक्शन जो है 1 लाख मेट्रिक टन से ऊपर थी। आप समझिए इस बात को कि 95 मिलियन मेट्रिक टन की हमारी उत्पाद है और हम 33 मिलियन, हम लोग सरप्लस थे। हम लोग सरप्लस थे और उसके बाद भी हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, करंट ईयर में हमारी जो इंपोर्ट है वो 25 मिलियन इंपोर्ट टन पहुंच चुकी है। 25 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट हम आज की डेट में फूड ग्रेन का कर रहे हैं, बजाय इसके कि एमएसपी हम किसानों को नहीं दे पा रहे। उसमें जो वीट है आपकी और मेज है और नॉन बासमती है, उस पे फ्री इंपोर्ट है। कई 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 राज्यों में और कई इंपोर्ट में इन्होंने फ्री इंपोर्ट भी अलाउ की है। 110 दफा 2014-15 से 134 को 2014-15 के साल में 134 करोड़ का फ्री इंपोर्ट होता था। आज की डेट में वो इंपोर्ट 15,000 करोड़ रुपए का हो गया है। मतलब कि उसमें 110 दफा इजाफा हुआ है खाली इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन विच इज फ्री ऑफ ड्यूटी। इस बात को आप समझिए। एग्री एक्सपोर्ट ऑन दी अदर हैंड, जिसको हम कहते हैं आयात और निर्यात, जो निर्यात है हमारे खाद्य पदार्थों का, वो 1.31 लाख करोड़ से घटकर 70,000 करोड़ पे आ गया है। मतलब हम एक्सपोर्ट जो है हमारा 50,000 करोड़ घटा है और इंपोर्ट जो है हमारा 110 टाइम्स बढ़ा है। और 94 लाख मेट्रिक टन में खाली 23 लाख से 30 लाख मेट्रिक टन जो हमारी गेहूं है वो पीडीएस में जा रही है, बाकी सारी इंपोर्ट की वीट पीडीएस में जा रही है। ये भी एक बड़ा
बड़ा आंकड़ा है, आप इसकी पुष्टि कीजिएगा कि 94 लाख मेट्रिक टन में से जो प्रोडक्शन थी 2016-17 की, खाली 23 से 25 लाख मेट्रिक टन पीडीएस में गया है। बाकी इनकरेज किया गया अदानी अंबानी के थ्रू इंपोर्ट करके पीडीएस के शॉर्टफॉल को पूरा किया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है कई चीजों में 25 से 10% की गई, और वीट पे और धान पे तो कई साल 0% भी की गई। एफसीआई का बफर, आज की डेट एफसीआई का एक मिनिमम बफर होता है कि इतना मिनिमम उनको खाद्य रखना है। उनका मिनिमम बफर है 1,38,000 मेट्रिक टन, जो कि आज घट के 90 मेट्रिक टन हो गया है कोरोना 1 और 2 में। अब ये पीडीएस 80 करोड़ किसानों को कैसे देंगे, क्या इनकी कैलकुलेशन है, या खुद जानते हैं। 9 लाख मेट्रिक टन वीट हर साल इंपोर्ट की जाती है हिंदुस्तान में, 9 लाख मेट्रिक टन। उसमें से जो मैक्सिमम वीट इंपोर्ट है वो PL 480 प्रोग्राम है यूएस का, जिसमें इंडिया उसमें साइनिंग अथॉरिटी है, यूएस के साथ पैक करके वीट इंपोर्ट करती है। और अगर आप इन चीजों का आंकड़ा लगाएं कि हम जो है एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हम कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेरोजगारी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये इंपोर्ट सरासर सीधे तरीके से इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। और 2.5 लाख करोड़ रुपए की इंपोर्ट इस साल इस सरकार ने खाद्य भंडार में की है। शुगर पे आ जाइए। अब जैसे गन्ना किसान के बारे में मनोज जी ने कहा, तो मैं आपको 2 आंकड़े उसके भी दे दूं। शुगर इंपोर्ट जो है हमेशा प्राइसेस को गिराती है, और इस देश में किसानों का 23,000 करोड़ रुपया बकाया है, पर शुगर इंपोर्ट पे कोई मनाही नहीं है, शुगर इंपोर्ट पे कोई आप कह दूं कि उस पे कोई वो नहीं है। और पिछले साल 77 मिलियन टन शुगर इंपोर्ट की गई इस देश में, जबकि शुगर मिल मालिक कहते हैं हमें 31 रुपए से 33 रुपए बड़ी मुश्किल से मिला है, 35 रुपए मिलेगा तो हम गन्ना किसानों की पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है उद्योगपतियों के साथ बैकडोर से हाथ मिलाकर ये अपनी फंडिंग कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। एक लास्ट बात मैं एडिबल ऑयल्स के बारे में भी बता दूं। इस देश में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट 90,000 करोड़ रुपए का है, 90,000 करोड़ रुपए का। उसमें सबसे ज्यादा चीप पाम और सोयाबीन का ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसपे ड्यूटी 5% से भी कम है, और जिसकी वजह से हमारे देश में ऑयल सीड का इंपोर्ट जो है, अपना प्रोडक्शन जो है 10% से नीचे आ गया है, 10% से नीचे। सिमिलरली दलहन में, पल्सेस में हमारा इंपोर्ट 25% है। पिछले साल में 26,000 करोड़ का ओवर 6.5 मिलियन मेट्रिक टन पल्सेस इंपोर्ट की गई हैं 19-20 में। तो जाहिर सी बात है, जब आप इंपोर्ट करेंगे 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का इस देश में, और देश के किसानों का बकाया नहीं देंगे, तो प्राइसेस MSP के बिलो चली जाएंगी। एक्सपोर्ट बैन ऑन एडिबल ऑयल लगा हुआ है इस देश में, कई बार एक्सपोर्ट बैन ऑन पल्सेस लगता है, वीट लगता है, पर इंपोर्ट पे कोई कोताही नहीं है। मेन मुद्दा यह है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप बड़े सिरे से मैक्रो लेवल पे देखें, तो परसेंटेज ऑफ शेयर इन जीडीपी एग्रीकल्चर का 50% होता था, जो घट के 5% रह गया है, घट के 5% रह गया है। इसका सारी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार पर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आतम जी, ये आपने एक क्योंकि आपके आंकड़े ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, और उसको मुझे लगता है कि हम सब लोगों का मूल रूप से अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अलग से मैं फिर से कह रहा हूं कि अलग से हम लोग टॉकथॉन करें, जिसमें केवल प्राइसेस की बात करें, लोगों को ये तथ्य लाएं कि भाई देश में जब आपके पास अनाज है तो आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों पीडीएस सिस्टम को ध्वस्त करने के चक्कर में हैं। मैं प्रबल जी आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर आप लोगों से थोड़ी पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग पत्रकारिता भी करते हैं या उस तरह की चीजों को समझते हैं। मैं आपसे प्रबल जी ये समझना चाह रहा हूं कि एक समय किसान, ये जो पंचायत थी और सब लोग कह रहे थे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे और हम उनको अपने उस पर भी नहीं चढ़ने देंगे, मंच पे भी नहीं चढ़ने देंगे। और राकेश टिकैत जी का जब उस दिन रात में वो सब था, जयंत चौधरी पहुंचे थे, तो इन्होंने किसी को मंच पे भी नहीं आने दिया था। इन्होंने कहा था भाई आए, ठीक है, नीचे से बात करके चले जाएंगे, भाषण नहीं देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि अब जब ममता बनर्जी जी जीत गए हैं वेस्ट बंगाल में, तो राकेश टिकैत जी वहां जाके आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप लोग आइए और विपक्ष का एक भूमिका बनाइए। और ये बिल्कुल मैं साफ बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं एक
लगता है कि मन में सबके एक इच्छा है कि भाई हम भी कुछ कहीं से इलेक्शन लड़े, कुछ बने, कुछ ना बने। क्योंकि अगर आप जाके ममता बनर्जी का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, आपके आह्वान पे मैं पूरे देश में घूमूंगी, तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स अब धीरे-धीरे घुस रही है इस जो अभी तक नॉन पॉलिटिकल एक वो था? प्रबल जी। आनंद वर्धन जी, पहले धन्यवाद आपको। मेरे मेरी जो समझ है अभी तक, राजनीतिक जो समझ बनी है पिछले 10-12 साल की अपने सक्रिय राजनीतिक कैरियर, उसके पहले की राजनीति, मेरे हिसाब से कोई भी आंदोलन जो सामाजिक होता है या जनता जन सरोकारों को लेकर होता है, वो सारे के सारे राजनीतिक ही होते हैं। बिना राजनीतिक इंटरवेंशन के या राजनीतिक सोच के कोई आंदोलन नहीं होता, और हर चीज पर राजनीति का प्रभाव होता है। कोई ये कहे कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है तो वो अपने आप से झूठ बोलता है। और इस देश के अंदर कॉर्पोरेट घराने जो है वो एक कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश का वो है कि लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम राजनीति में नहीं हैं। और इसीलिए आपको भी दिखने लगा होगा कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ही जहाँ से आप आते हैं, महाराजगंज क्षेत्र से या कुशीनगर क्षेत्र से या देवरिया के क्षेत्र से या उत्तर गोरखपुर के क्षेत्र को छोड़ दें, गोरखपुर के इलाके को छोड़ दें, तो तमाम लोग 1990-91 के पहले गेंदा सिंह थे, और वो शिवलाल सक्सेना जी थे, या आपके भाई साहब थे हर्षवर्धन जी, और भी बहुत सारे नेता हुआ करते थे जो खेती किसानी से, या झारखंडे राय हुआ करते थे, या जय बहादुर सिंह जी रहते थे। तो ये सारे लोग खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों को लड़कर ही आंदोलन करते थे, और राजनीति में आते थे, विधायक और सांसद बनते थे, और संसद के अंदर भी आवाज गूंजती थी किसानों की, और विधानसभाओं में भी गूंजती। लेकिन 90-91 के बाद से, जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है पूरे इंडिया का, एक लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो मीडिया है, मीडिया के अंदर एक नई चीजें हुई हैं कि आंदोलन जो होना चाहिए वो गैर राजनीतिक होना चाहिए। हमेशा ये बात होती है कि आंदोलन हमेशा गैर राजनीतिक होनी चाहिए, तो लोग जुड़ेंगे। लोग कैसे? बिना राजनीति के मोटिव के बिना तो कोई जुड़ ही नहीं सकता। इस देश के अंदर जब लोकतंत्र है, कोई भी आवाज उठाई जाएगी तो वो राजनीति के अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती, कि मतलब कोई भी मुद्दा बिना राजनीति के हो ही नहीं सकता। ये जो बातें कही जाती है जानबूझ के कही जाती है, और उसी भ्रम जाल में जनता फंस जाती है। इसीलिए जनता जो है आंदोलन की अलग नेता चुनती है, और संसद और विधायक चुनने के लिए अलग नेता चुनती है। आज उसी का परिणाम है कि इस देश के अंदर कॉर्पोरेट घरानों के इंटरवेंशन के कारण विधायक और सांसद तो वही चुने जाते हैं कि जो कॉर्पोरेट घरानों की नीतियों के हिसाब से ही काम करने वाले लोग होते हैं। और आंदोलनों के हाल तो आप देखिए। जहां तक आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ था, ये गैर राजनीतिक आंदोलन, मैं मानता ही नहीं हूँ कि गैर राजनीतिक आंदोलन था। ये पूर्णतः ही राजनीतिक आंदोलन है, क्योंकि मुद्दे ही जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, और किसान ये मुद्दा केंद्र बिंदु है। अब मैं तो स्वागत करूंगा कि यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि जैसे जन लोकपाल बिल के आंदोलन के दौरान जिस तरीके से वो कमेटी की 5-6 लोगों की कमेटी सारे राजनीतिक दलों के पास गई थी और जन संसद लगाया था, कोशिश भी कुछ साथियों ने किया था जन संसद लगाने का, सिंगू बॉर्डर पर हुआ भी था। आपको जानकारी के मैं बता दे रहा हूँ कि जनवरी के, पुरुषोत्तम जी को भी शायद जानकारी होगी, जनवरी में कुछ नौजवान साथियों ने वहां पर जन संसद लगाई थी, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी थे, उनके ऊपर आरोप भी लगा दिया था, फिर उनको सस्पेंशन की बात भी चल रही थी। एक बहुत अच्छा कदम था। जब तक विपक्षी दलों के पास एक ही ममता बनर्जी, क्या शरद पवार के पास भी जाना चाहिए, राहुल गांधी के पास भी जाना चाहिए, और भी अखिलेश के पास भी जाना चाहिए, मायावती के पास भी जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ जेपी नड्डा के पास भी जाना चाहिए। और संघ के जो राजनीति के सबसे बड़ी जो संस्था है संघ, वो गैर राजनीतिक नहीं, वो राजनीतिक संस्था है, उसके प्रमुख से भी मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आप अंबानी अडानी या कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के साथ हो, इस देश की जनता के साथ, ये आप तय करके बताओ। जो ये आप बृहद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और जो सही पुरुषोत्तम जी ने कहा कि नए शुद्ध हिंदू बनाते हैं, शुद्ध राष्ट्रवाद बनाते, राष्ट्रवादी बनाते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपका स्टैंड क्या है। और अगर ये सरकार इसी से दम्भ में है, तो मेरे हिसाब से एक नई रूपरेखा बनानी चाहिए पूरी। एक जैसे जन मोर्चा एक बना था, या कोई और मोर्चा पहले भी बना था, कांग्रेस के जमाने में जनता पार्टी बनी थी, उसी तरह किसान आंदोलन को भी एक न्यूक्लियस बनकर, एक करके अपने किनारे
सारे पार्टियों को, विपक्षी दलों को, गैर भाजपाई विपक्षी दलों को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसमें मुझे कोई गलती नहीं है। जी, मैं राकेश पुरुषोत्तम साहब आपसे एक चीज जल्दी से इसलिए समझ लूं क्योंकि आप लोग नेतृत्व दे रहे हैं, आप इस पूरे आंदोलन का। मैं प्रबल जी की सारी बातों से नहीं वो करता हूं, क्योंकि आपकी ताकत इस आंदोलन की यही थी कि आप लोगों ने राजनेताओं को उस पर बहुत कब्जा नहीं करने दिया था। ठीक है, मैं अगर इसको देखता हूं कि अगर आप किसान नेता हैं तो आप भाई आइए और आप ये कहिए कि एक हलफनामा दीजिए सार्वजनिक रूप से, कहिए हम 3 किसान बिल अगर हम चुने गए या कभी हम स्थिति में हुए तो हम कहीं पे भी कहीं वो इस 3 किसान बिल को वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन होगा तो वहां आएंगे, चुन लिए गए तो वहां इसके विरोध में देंगे। ये अजीब सी बात है कि सब कहने को किसान किसान की बात सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, गैर भाजपाई। एक किसी ने इस्तीफा देने की पेशकश की, हरियाणा में भी सुन रहे थे कि वो बुरा हो जाएगा और चौटाला जी के वो, लेकिन अंतोगत्वा इस्तीफा कोई नहीं दे रहा है, वो सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। मैं इस दृष्टि से आपसे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि ये जब तक हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। पुरुषोत्तम जी एक चीज ये बताइए, आप लोग अब ये कह रहे हैं हम 2024 का इंतजार करेंगे, 2024 तक धरना देंगे। अरे 2022 तो बड़ा इलेक्शन है, यूपी और पंजाब दो जो बहुत प्रभावित क्षेत्र हैं, आप उसको क्यों नहीं माइलस्टोन बना रहे हैं? जरा मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ पुरुषोत्तम जी। नहीं, हम लोगों ने जो है यूपी पंजाब यानी कि जो 22 इलेक्शन होने जा रहे हैं, उत्तराखंड भी उसमें है, तो इसको एजेंडे में रखा है। अच्छा। और अभी परसों ही हम लोगों की 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी। उस बैठक में भी हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जल्दी ही उत्तर प्रदेश में कार्यरत तमाम किसान संगठनों की, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, अगर वो अपने इलाके में लड़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे तमाम संगठनों को हम लोग एकताबद्ध करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान एजेंडे को लेकर एक कैंपेन चलाएंगे। एक बात तो तय है कि आज के किसान आंदोलन ने ये इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है कि इसने भारत की राजनीति के एजेंडे में किसानों के सवाल को, मजदूरों के सवाल को प्रमुखता दे दी है। और अब कोई भी राजनीतिक दल वो जो है इस एजेंडे से मुंह नहीं मोड़ सकता है, इस एजेंडे को छोड़ नहीं सकता है। ये अब सारे राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है। इसलिए ये इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी कामयाबी है और इस लिहाज से मैं कहता हूं कि इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा को बदल दिया है। एक तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। दूसरा बात यह है कि अभी जो विधानसभाओं की स्थिति है, उन विधानसभाओं की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जो भाजपा शासित राज्य हैं, उन भाजपा शासित राज्यों में विपक्ष बहुत जो है नगण्य टाइप का है ज्यादातर जगहों में, या संसद के अंदर भी आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इस दौर में जब लोकतंत्र पर इस चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, मजदूर किसानों के खिलाफ संसद विधानसभाओं में जो है तमाम ऐसे कानून ये जबरदस्ती पास कर रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर वो सक्सेस नहीं भी होते हैं उनको रोकने के लिए, तो कम से कम वहां मजदूर किसानों की आवाज को उठाने वाली कोई शक्ति होनी चाहिए, कोई ताकत रहनी चाहिए। और इस लिहाज से हमें लगता है कि इस्तीफा देने की शायद कोई जरूरत अभी विपक्ष को नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सड़क की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की आवाज जोरदार तरीके से इन सदनों के अंदर उठे और सदन के अंदर जो विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका ही होनी चाहिए कि वो जनता की आवाज को जो है सदन के अंदर उठाए और वो उसके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर लड़े। तो ये जो 3 कृषि कानूनों को जिस तरीके से जबरदस्ती सदन के अंदर पारित किया गया था राज्यसभा के अंदर, हम लोगों ने देखा कि भाई लड़े लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़े। उसमें जो है कांग्रेस के भी सांसद थे, उसमें तृणमूल के भी थे, उसमें लेफ्ट के भी थे, तमाम जो भी विपक्ष के थे उन लोगों ने वहां आवाज उठाई। और आप जानते ही हैं कि कई लोगों को सदन से निकाला भी गया उसके लिए और संसद के बाहर उन्होंने लगातार धरना भी दिया। तो हम ये समझते हैं कि विपक्ष को भी अपने रोल में जरूर आना चाहिए, उसको भी इस आवाज को जो है जहां वो गया है, जहां उसकी भूमिका है वहां उसको उस भूमिका को निभाना चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस बार पंजाब में तो आप मान के चलिए कि पंजाब के अंदर इस बार वही सत्ता में आएगा जो किसानों के हित के लिए काम करेगा। पंजाब में दूसरा कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। ये पूरी एक जो है स्थिति पंजाब के अंदर बन गई है।
हरियाणा में भी पूरी स्थिति बन गई है कि अब जो किसान के हित के लिए देश के संसद से लेकर के और वहां तक काम करेगा, वही जो है अब हरियाणा में भी सत्ता में आएगा, बाकी और कोई नहीं आ सकता। इन 2 राज्यों में तो ये कम से कम फैसला हो गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं अभी कि योगी और मोदी जो है अपनी छवि बनाने में अभी लग गए हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है, 2 घटनाओं ने, एक किसान आंदोलन ने, दूसरा कोरोना काल में, कोरोना के दौर में जिस तरीके से इन्होंने जनता को असहाय छोड़ दिया था, इन 2 घटनाओं ने एजेंडा शिफ्ट करने में माहिर लोगों को जो है एजेंडा शिफ्ट करने से रोक दिया है। अब ये एजेंडा शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो है अपनी छवि का निर्माण जो है, दोबारा अपनी छवि के निर्माण के काम में लगे हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी चोट एक संगठित आंदोलन और एक इनकी जो है आपराधिक लापरवाही ने की है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर इनको करारा जवाब मिलेगा और किसान आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता से इनको उखाड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ अब लगेगा। जी मनोज जी, मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। अब 2-4-5 दिन पहले तक तो अगर आप ये कहते उत्तर प्रदेश में कि कोरोना बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो शायद आपके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता, हम सब किसी के ऊपर भी लग जाता। लेकिन शायद अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी गाइडलाइन दी है और थोड़ा जो योगी मोदी जी का जो खींचतान हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि अब योगी जी कह रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन में बहुत प्रेम, वो तो मतलब मालूम नहीं, योगी जी तो इस तरह की भाषा यूज नहीं करते थे। और मैं तो गोरखपुर का हूं, मुझे थोड़ा, भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे बुरा भी लग रहा है जिस तरह से अमित शाह के सामने जाके घुटने टेक दिए हैं। मतलब वो आदमी जूता पहन के बैठता है, इन सबको कहता है नंगे पैर आओ। वो मायावती का जमाना मुझे याद आ जाता है कि एक कुर्सी डाल के बैठे, कि वो दिन दूर नहीं, हमारे पूर्वी उत्तर के प्रदेश के बड़े बड़े बाहुबली वहां जाके जब पैर छूते थे और नीचे जमीन पे बैठते थे, जो यहाँ आके मतलब उनकी तरफ देख लीजिए तो वो उसी में आपका सिर कलम कर दें। ऐसे ऐसे बाहुबली लोग वहां देखा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या एक जो जनरल इंप्रेशन ये है कि गांव में कोई दिक्कत ही नहीं है कोरोना की, कोरोना कोई इशू ही नहीं है, जबकि मैं तो भाई जिस समाज से मैं आ रहा हूँ, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हम सब लोगों ने लोगों को खोया है। किसान आंदोलन के साथ लोगों का एक लॉन्ग टर्म हुआ है, लेकिन ये तो इमीडिएट गुस्सा है। तो कोरोना क्या कोई इशू नहीं बनेगा इस चुनाव में? मैं थोड़ा अलग समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो बन चुका है। अगर वो बना नहीं होता तो आखिर ये ठीक ठाक चल रही सरकार में राजनीतिक अस्थिरता का संक्रमण कैसे पैदा हो जाता। आखिर अभी बंगाल चुनाव के पहले तक तो सब लोग तो ठीक ठाक, योगी जी भी वहां जाके प्रचार कर रहे थे और लगता था कि इनके ही वजह से वहां जीत जाएंगे। और आज क्या हुआ कि वहां का रिजल्ट आया है, और उसके पहले किसान आंदोलन हुआ है, और फिर कोविड की दूसरी लहर आई है, और उसमें जो 2 महीने तक सरकार गायब रही। और यहाँ पर जो शमशानों में जो चिताएं जलती रही और गंगा के नदी में जो लाशें तैरती पाई गई और उसके तट पे जो दफनाए गए शवों के जो चित्र है, उन्होंने पूरे दुनिया में दिखा दिया है कि यूपी में क्या हुआ था। और कोविड, और गांव में तो आप देखेंगे कि हम लोग को, मैं आपको 1 दर्जन गांव के नाम अभी बता सकता हूँ गोरखपुर और देवरिया के, जहाँ पे एक एक गांव में 60 से लेके 70-80 लोग तक मरे हैं 20-20 दिन के अंदर। और वहां से हाँ, लाशें उठी हैं। आप यहीं गोरखपुर से दूर नहीं, आप सरदार नगर के पास राजधानी गांव है, ब्रह्मपुर है, और ये सरैया के पास एक गांव है, वहां पे तो हर दूसरे दिन लाशें उठी हैं। और दिक्कत ये भी थी कि सरकार जब पहली दूसरी लहर आई है तो शहरों में जो हॉस्पिटल और लोगों की थी उसको भी नहीं मैनेज कर पाई, और गांव तो पूरी तरह से छोड़ दिए गए थे। बल्कि दूसरी लहर में तो आप पंचायत चुनाव करा रहे थे जी, और आप तो खूनी खेल किया है आपने। यहाँ पर आपको चुनाव रोक भी देते 1-2 महीना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पंचायत चुनाव में जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, और उसमें ड्यूटी करते हुए 3000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। नहीं, उसमें और से शुरू में अगर याद हो तो केवल 3 को इन्होंने दिया था। वो तो अब प्रेशर आया है कि भाई नहीं, अब तो मान लिया उन्होंने। हाँ, तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1621 लोगों की लिस्ट दी है, हाँ। माध्यमिक शिक्षक संघ ने 445 लोगों की लिस्ट दी है, राज कर्मचारियों ने 500 से लोगों को दी है, शिक्षा मित्रों ने 265 लोगों की लिस्ट दी है। तो और इस तरह ये तो 3000 लोगों की लिस्ट बाकायदे नाम पते सहित दिए गए हैं सरकार को। इसके अलावा विभिन्न संवर्गों में भी बहुत ज्यादा मौतें हुई है, ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। ये तो वो लोग थे जो चुनाव में ड्यूटी करते हुए मरे। इसके अलावा जो ये आपने छोड़ रखा था, हाई कोर्ट के कहने के बावजूद आप लॉकडाउन नहीं कर रहे थे और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो ये आपने इसको और बढ़ने दिया।
यही कारण है कि आज आज आप दिखा रहे हैं कि 21,000 मौतें हुई हैं कोविड से उत्तर प्रदेश में पिछले साल से अब तक। लेकिन इसमें अगर इस सरकारी आंकड़े हैं, इसमें से आधे से अधिक मौतें केवल अप्रैल और मई में हुई हैं, 10,000 के आसपास इस 2 महीने के अंदर हुई हैं। और गैर सरकारी आंकड़ा है कितना ज्यादा होगा, क्योंकि गांव में जो लोग, जिन लोग की मैं बात कर रहा हूँ, उन मौतें तो रिकॉर्ड में आई ही नहीं, क्योंकि आप ना वहाँ जांच कर रहे थे, ना वैक्सीनेशन कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। तो और इसका असर है, क्योंकि जितने लोग गए इस दौरान हॉस्पिटल में, उनको बेड तक नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, और आपकी सरकारी व्यवस्था कोई थी नहीं। आपने, अब गोरखपुर का ही मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ पर आपके मेडिकल कॉलेज के अलावा आपने 50 निजी हॉस्पिटल को दे दिया, कहा कि यही लोग इलाज करेंगे। और उन हॉस्पिटलों ने इलाज तो कुछ नहीं किया, लूटा है मरीजों को। जो लोग गए हैं वहां पर 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया दे के आए हैं, वो बचे भी नहीं है। तो आपने पूरी तरह से जो सरकार की जिम्मेदारी थी उससे विड्रॉल कर लिया था, और पूरी सरकार गायब थी। तो इसी आक्रोश का असंतोष जो है, कोरोना में जो सरकार की विफलता है, उसने जन असंतोष को और बढ़ा दिया है। और इसी जन असंतोष से ही भाजपा में खलबली मची हुई है कि अब तो हम नहीं जीत सकते। जी, जी, किसान जी। नाराज हैं, जो शिक्षक नाराज हैं, ये कर्मचारी नाराज हैं, बेरोजगारी से युवा नाराज हैं, और कोविड की जो असफलता है, उसको थामने में जो असफलता है, उसमें उन अरे तबकों मनोज जी जी, हाँ, महंगाई से महिलाएं सर नाराज हैं। जी जी जी, महिलाएं भाई, उनको घर चलाना, उनके पास बिल्कुल पैसा अब बिल्कुल कम हुआ है और उनको घर उनको चलाना है, तो जी, वो एक उनके ऊपर आफत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हर हर तबका इस समय त्रस्त है। इसलिए ये यही कारण है कि इसको, इसकी आंच जो है वो जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो सरकार से उन तक भी पहुंची है। मैं इसीलिए ये सब कवायद हो रही है कि नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट का विस्तार और ये सब। लेकिन इन सब पैचअप से अब कुछ होने वाला नहीं है। यूपी एक बड़ा राजनीतिक बदलाव के लिए मुझे लगता है कि तैयार हो रहा है। मैं आतंकजीत साहब, आपसे एक जल्दी से एक बात, क्योंकि मैं जब भी उसको देखता हूं तो मुझे उसमें अजीब सा लगता है। एक कहा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम, और जाके जयशंकर जी अमेरिका में कह रहे हैं कि हमने सबको फ्री में खाना दिया। अब जो जितना कानून मैं पढ़ा हूं, जितना कॉन्स्टिट्यूशन मैं देखता हूं, जितना मेरी समझ है, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं भाई, इन लोग ज्यादा, ये मेरा हक है। फूड सिक्योरिटी बिल से मेरा हक है, मुझे खाना देना है, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो उल्टा ही कुछ हो गया है नजारा। आतमजीत सिंह साहब, आपसे जल्दी से, क्योंकि अगर आप हैं, अगर आप क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे थे, हो सकता है कि वो ना हो। आतमजीत सिंह साहब नहीं, शायद नहीं है कनेक्टेड। प्रबल जी, आप इस पे आप भी बोल सकते हैं। आतमजीत सिंह साहब, आप हैं? नहीं है। प्रबल, ये प्रबल जी, आप ये जरा, जी क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम आपको कुछ दान और कुछ उस तरह का दे रहे हैं। ये तो मेरा हक है भाई, जैसे हवा लेना मेरा हक है, बात करना मेरा हक है, आपसे किसी के साथ हो तो ये मेरा हक है। इसको क्यों सरकार ये कह रही है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है? देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका लोकतंत्र में और लोकशाही में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं। अगर तो संविधान में विश्वास होता तो राइट टू लाइफ में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी नहीं जाती, और लोग मरते नहीं, दवाई और वैक्सीन के बिना मरते नहीं। और उसी तरह ये भी हमारा संवैधानिक हक है। और इस देश के एक एक पैसा टैक्स लेते हैं, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो भी एक आदमी कोई भी सामान खरीदता है, चाहे गरीब का, अमीर अमीर तो डायरेक्ट टैक्स भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है, लेकिन गरीब तो इनडायरेक्ट वे में कितनी बार टैक्सेस देता है जीएसटी के माध्यम से। तो ये जो है, इनको तो जनता देती है। खाने पीने की इनकी सुविधाएं जो भी हैं, प्रधानमंत्री हो जो 10,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज से चल रहे हैं, या 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट इनका है, इनके लिए मकान बन रहा है। ये तो देश की जनता के भीख के पैसों पर, या जनता के पैसों पर ये ऐश कर रहे हैं। ये जिस तरीके से ये जो इन लोग का आचार और व्यवहार है, ये व्यवहार एक राजशाही राजा का है। जैसे खिलजी हुआ करते थे, या कोई भी दुर्दांत या तैमूर लंग, या जो भी, मतलब आप अंग्रेज, जिसको भी आपको याद हो, मानस पटल पे आपके आए इतिहास में, उस राजा को याद कर लीजिए, उस क्रूर शासक को। ये उस शासक की तरह है कि हम तुमको देना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने 5 किलो देकर ये दिखाते हैं कि हम राजा हैं, हम मालिक हैं, और हम ही भगवान हैं, और 5 किलो लो और हमको पैसा, हमको वोट दो। और ये स्थिति ये हो रही है कि इस देश के अंदर जो मिडिल क्लास है और जो निम्न मध्यम वर्ग था, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई। लॉकडाउन, जो 2 लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन तो इन्होंने अव्यवस्थित तरीके से लगाया,
जो दूसरा लॉकडाउन जब जहां लगाना था वहां लगाया नहीं। जैसे हाई कोर्ट ने कहा था कि 5 जिलों में तुरंत लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के लगाया जाए, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और बाकी जगहों पर उन्होंने कहा था, इन्होंने लगाया नहीं, और उसके कारण विस्फोट कितना हुआ कोरोना का। ये बताता है कि ये लोग कितने ही असंवेदनशील लोग हैं। और उसकी बानगी आपको मिलेगी कि जो मोहन भागवत ने पॉजिटिविटी नाम का जो खेल चल रहा था विभिन्न मीडिया में, पॉजिटिव बोली, और मोहन भागवत ने कहा कि जो मर गए वो मोक्ष प्राप्त कर गए। इससे पता चलता है कितने असंवेदनशील लोग। तो इन असंवेदनशील लोगों से आप इस तरह के वक्तव्य के अलावा, इस तरह के मानसिकता के अलावा क्या उनसे क्या नहीं, मोहन भागवती नहीं, हाँ, जो गोरखपुर के एमपी साहब हैं, उन्होंने जब वो तो सत्याग्रह हो रहा था वो तो कहा ही था कि जब यहाँ जलोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, बड़ा मजा कितना आएगा, कितना आनंद आया, कितना आनंद आएगा, और जब जलोगे तो सीधे स्वर्ग चले जाओगे। ये तो उसने कहा था। और इसका एक ही तरीका बचा हुआ है। अगर हमारी पूरी चर्चा का, मैं तो हमेशा ये कहता, हमारी पूरी चर्चा का एक ही निष्कर्ष है, जब तक उत्तर प्रदेश से योगी और पूरे देश से मोदी का शासन उखाड़ के फेंका नहीं जाएगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, न इस देश के अंदर आजाद लब आ सकते हैं, न तो लोगों को जो भी चीजें, आप देखिए हर चीज डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ये कहते हैं 60-70 सालों में कुछ नहीं बना है। क्या ये 60-70 सालों में कुछ नहीं बना है तो बेच किसको रहे हो आप? बीएसएनएल क्या इन्होंने बनाया? बीपीसीएल इन्होंने बनाया? या एलआईसी इन्होंने बनाया? ये रेलवे इन्होंने बनाया? क्या ये 7 सालों में बना है क्या? तो ऐसा तो है नहीं। तो हर चीज को तो बेचने पर जो आतुर है, और ये आतुर इसलिए है कि मुझे तो लगता है जैसे इनका मेहुल चौकसी बारबरा नाम की लड़की के साथ भागा हुआ है डोमिनिका में, ये पहले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के अंदर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो आपको मैं बता दे रहा हूँ आने वाले चुनाव के बाद ये भागते हुए दिखेंगे, जैसे नवाज शरीफ भागते थे या परवेज मुशर्रफ भागते दूसरे देश में शरण लिए हुए, वैसे ही हालात इस देश के अंदर होंगे, ये भागेंगे देश को छोड़। मैं आपको आज घोषणा करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लंबा हो गया थोड़ा। अगली बार हम पुरुषोत्तम जी और मनोज जी और प्रबल जी ये आग्रह करेंगे, हम लोग थोड़ा अगली बार चर्चा रखें इनपुट कॉस्ट वाली, क्योंकि बहुत से लोगों को वो समझ, जैसे मैं इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूं कि हमें जो आज शहर में बैठे हैं, बहुत से ऐसे दोस्त आप मित्र होंगे जो कहते हैं नहीं एग्रीकल्चर पे भी टैक्स होना चाहिए, बड़े मजे करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि जो चोरी कर रहा है भाई, ये तो आप एग्रीकल्चरिस्ट बन के अगर टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो किसान उसमें क्या करे? तो वो हमें लगता है इनपुट कॉस्ट, ये सब कॉस्ट की भी बात करनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, क्योंकि वो थोड़ा अपने को, अगर इनको हम एक आम लोगों को भी एजुकेट करेंगे तो ठीक होगा। आज लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैं एक चीज और जोड़ दूं, जी, जो आपने पीडीएस सिस्टम का बोला 5 किलो अनाज का, मुझे आज जानकारी मिली एक साथी के द्वारा कि अनाज 5 किलो नहीं मिल रहा है वहां पर कोटे द्वार के द्वारा। जब एफसीआई से चल रहा है तो वहीं 10% अनाज वहीं से निकाल दिया जा रहा है। वो सब जगह 3 किलो अनाज ही मिल रहा है, 5 किलो की जगह 3 किलो इन्होंने दे रहे हैं। ये बेईमानी अभी भी शुरू करते हैं। नहीं, वो हर जगह है, वो सब जगह है, लेकिन अब चक्कर यह है कि हम लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई वो नहीं है कि कैसे उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने विधायक हैं यही खड़े होकर कम से कम ठीक से उसको बंटवा दें। ये जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक, ये सब लोग जो है, लेकिन इसमें किसी का वो नहीं है। सब लोगों को लगता है कि पैसा, अब भी तो अपने आप वो चल रहा है, सारे वो जो जिला पंचायत सदस्य हैं सबको अब उनकी जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष के चुनाव में पिकनिक शुरू हो गई है। ये इन लोगों को जनता की कोई परवाह नहीं है। इसी कोविड की दूसरी लहर इतनी विनाशकारी लहर थी, तब भी आपने जिला पंचायत का चुनाव कराया। अभी भी लहर पूरी से थमी नहीं है, क्या तीसरी लहर आने की आशंका है, लेकिन आप फिर उपचुनाव करा रहे हो जिला पंचायत के, जहाँ फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराने जा रहे हो, और उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी बिगुल बजा दिया। तो ये इनको जनता के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये इन्होंने दिखाया है। मैं समाप्त करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, नेता तो नेता, ये नौकरशाह भी वैसे हैं। आपने जैसा आपने बताया कि प्राथमिक शिक्षक संघ वालों ने कुछ 1600 की लिस्ट दी थी, और लिस्ट बाकायदा नाम पता सबके साथ। आपने 3 को कहा था कि 3 या 4 या 5 ऐसे, आपने कोई जांच उनके ऊपर नहीं बिठाई, उन डीएम के ऊपर या उन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर या उन्होंने, कि तुमने ये बेईमानी वाली लिस्ट कैसे दी है? कोई जांच नहीं। मतलब कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए भाई, तो गलत लिस्ट दे रहा है। लेकिन खैर,
हम सब लोगों के को उम्मीद है कि किसान की जिस दिन बात होने लगेगी उस दिन देश की बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।